Hello students, this is Malika Gautam and today we are going to study about the transportation processes which are involved in the plasma membrane. There are different types of processes which will help plasma membrane and the cell to exchange their material. Fine. So today we are going to study about those processes. So, transportation across plasma membrane. As I've told you earlier also that there are some proteins in the membrane, ठीक है, extrinsic and intrinsic. So, these proteins which are embedded, some of the proteins they provide some tunnels. Certain tunnels are there which will help a cell to exchange a material, ठीक है, with the environment. व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपका मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं, उनके बीच में कोई टनल्स होती हैं, मतलब कोई एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो खुलते तभी हैं जब कोई मटेरियल आपका पास होने वाला है. जब वो खुलेंगे देन दे विल अलाउ किसी भी मटेरियल का अंदर आना या बाहर जाना. तो ये कुछ अलग से चैनल्स होते हैं. बेसिक चैनल का मतलब दे हैव सम पाथ, है ना, मेम्ब्रेन में दे हैव सम पाथ. ठीक है. सेल एक्सचेंज टू मेंटेन हेमोस्टैसिस. अब नाउ आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट व्हाट इज हीमोस्टैसिस. हीमोस्टैसिस की आप कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन करके रखना चाहते हैं, फाइन, बट आप अपनी एक्टिविटी दिखाते रहेंगे तो कोई ना कोई चीज़ कम होगी, कोई ना कोई ज़्यादा होगी. अगर ऐसा होगा तो कांस्टेंट आपकी कोई चीज़ नहीं रहेगी, है ना. और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आपको कांस्टेंट कंडीशन लानी पड़ेगी. तो इसलिए लाने के लिए उसको हमेशा एक्सचेंज में रहना पड़ेगा, हमेशा ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी. तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उसे कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन करनी है और उसको हीमोस्टैसिस चाहिए. ये प्रोसेस है, हीमोस्टैसिस एक कांस्टेंट कंडीशन रहे. बट सेल चाहता तो यही है ना, चाहे बाहर आपके एनवायरनमेंट में कंडीशन कैसे भी चेंजिंग रहे, अंदर वो कांस्टेंट चाहता है, तो इसलिए उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. नाउ अलाउ सिलेक्टेड मटेरियल टू पास, है ना. कोई ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जहाँ पे सपोज कोई विटामिन होते हैं, कहीं विटामिन चाहिए था, कहीं वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी है, कहीं ऑक्सीजन तो चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी बनाने के लिए फूड चाहिए, है ना. जैसे एटीपी बनेंगे हार्मोन चाहिए, सिग्नल्स हैं, सिग्नल आ रहे हैं आपके पास जिनके सिग्नल्स के बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, फाइन. तो ये चीज़ें तो चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन तो आनी चाहिए. सो रिमूव अनवांटेड. अब नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बेटा, जो आपके वेस्ट होते हैं और नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं. यहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगा तो वो टॉक्सिक है, हमें नहीं पसंद है. बॉडी के सेल लथार्जिक हो जाते हैं ना, काम नहीं करेंगे आगे. सो फिर हीमोस्टैसिस नहीं बनेगी, हीमोस्टैसिस कंडीशन नहीं आएगी. तो इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट और इन वेस्ट को बाहर निकालना है, तो इसलिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी है, राइट. So now there are 3 mechanisms of transportation. अब ट्रांसपोर्टेशन तो करनी है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें चाहिए और हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है हीमोस्टैसिस के लिए. तो उसके 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, right. So first one is your active transport. So active transport, active means fast, है ना. अगर fast कोई चीज़ चलेगी तो वहाँ पे ATP यूज़ करना पड़ेगा. ATP is your what? ATP is your एनर्जी. अब उस एनर्जी को यूज़ करोगे तो ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आएगी, आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं ना, तो वो फास्ट प्रोसेस रहेगा. जैसे इस तरह के ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ग्लूकोज जो आपका खाना है, कुछ आयंस, अमाइनो एसिड्स. बेटा अमाइनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं. जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, हर प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से बना होता है. तो उन सबको लाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी और वहाँ पे आपकी एनर्जी लगेगी और वो बहुत जल्दी होना चाहिए. देन सेकेंड इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव आराम से धीरे धीरे. अगर धीरे धीरे कर रहा है तो मतलब कोई जल्दी नहीं है, तो मतलब एटीपी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रहा है. यहाँ पे यूज़ हो रहा है बट एटीपी का यूज़ यहाँ पे तो है ही नहीं, पैसिव में है नहीं, नो एटीपी. देन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है बेटा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे एटीपी यूज़ हुआ, यहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं हो रहा. ठीक है, अब यहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं हो रहा है, ये स्लो प्रोसेस है, बस इसके पास एक कंडीशन है ट्रांसपोर्टेशन की. देखो, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन डिटेल. सो
लिसन वेरी केयरफुली, फाइन। कोई भी कंसंट्रेशन होती है किसी भी सोल्यूशन की, सबसे पहले सोल्यूशन होता है बेटा, कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन है। सपोज ये वाटर है आपका, ठीक है, इस बीकर, ये बीकर है, बीकर में वाटर है, इस वाटर में यू हैव एडेड सम सॉल्ट, ठीक है, आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, यहाँ सॉल्ट ऐड है। अब आपने सोल्यूशन बनाया, अब जो चीज़ ज़्यादा थी, फाइन, कोई आपने चीज़ जैसे आपका सॉल्ट यहाँ पे हो गया सॉल्यूट, जो कम क्वांटिटी में होता है, जिसको आप घोलते हैं, एंड दूसरी चीज़ है आपकी सॉल्वेंट, जिसमें आपने घोला, डिसॉल्व करा, फाइन। तो वाटर इज योर सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज योर सॉल्यूट, और इन दोनों को जब आप मिला देते हो तो आप इनको बोलते हो, क्या बोलते हो, सॉल्यूशन, फाइन। तो मैंने क्या बोला, एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट होता है जिसको आप घोलते हो, एंड सॉल्वेंट होता है जिसमें आप घोलते हो, जिसमें आप डिसॉल्व करते हो। तो अगर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू योर सोल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एक सोल्यूशन की क्या होती है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन की होती है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट होता है, जैसे मैंने सॉल्ट डिसॉल्व करा था, इसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, कि आपके पास जितना भी सॉल्वेंट दिया गया था उसमें कितना आपका सोल्यूट डाला गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और टर्म आती है, वो टर्म है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे इज दैट वन विच हैज रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट। अगर सोल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर सोल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा तो वो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, ठीक है। आई एम सेइंग कि अगर आप बोलते हो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, क्या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो, मतलब जिसको आप घोल रहे हैं वो ज़्यादा हो, जिसमें घोल रहे हैं वो कम हो, ठीक है, तो कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें यू हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट, सोल्यूट कम, सॉल्वेंट ज़्यादा, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपका एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में क्या होता है, यू हैव वन सॉल्वेंट, ठीक है, एंड वन सोल्यूट। सोल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घुलता है, ठीक है। अगर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आप बोलोगे तो आप बोलते हो कि वो सोल्यूशन है, ठीक है। मैं बोलती हूँ ये दो टाइप का हो सकता है, या तो कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जब आपका सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, अगर नमक बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, पानी कम होगा, तो वो सोल्यूशन बहुत गाढ़ा होगा। अगर आप उसमें ध्यान से देखना चाहें, अगर आप उठा के गिलास को देखें लाइट के अंदर, तो आपको गाढ़ा दिखेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं है अब, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है कि नमक जो था वो बहुत ही कम था, सोल्यूट जो नमक आपका है वो बहुत ही कम था, वो पूरा घुल चुका है, लेकिन अभी स्टिल वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है आपका कंसंट्रेशन के बारे में। सो नाउ व्हेन आई से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई इम्बैलेंस है, ठीक है, कोई इम्बैलेंस होगा किसका, सोल्यूट्स का, ठीक है। कोई दो सोल्यूशन है, सपोज ये एक बैरियर है, यहाँ सोल्यूशन 1 है, ठीक है, यहाँ सोल्यूशन 1 है आपका, और यहाँ पे सोल्यूशन 2 है, ठीक है, इस बैटरी की दूसरी साइड आपका सोल्यूशन 2 है। अब इन दोनों के यहाँ पे ये सोल्यूशन 1 में अलग कंसंट्रेशन है, यहाँ पे अलग कंसंट्रेशन है। सपोज जब आपकी इम्बैलेंस हो, मैं चाहती हूँ कि इस मेम्ब्रेन के आर पार आपकी इक्वल हो, बट ऐसा है नहीं, आपने जो सोल्यूशन प्रोवाइड करा है वो अनइक्वल है, ठीक है। तो हमेशा देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 1, मतलब जो इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे आपके सोल्यूशन है, ये ट्राई करेंगे कि हमारे जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए, है ना। सो दिस इज द इम्बैलेंस ऑफ द सोल्यूट्स बिटवीन द टू सोल्यूशन, ठीक है। जो क्या करेगा, जो ड्राइव करेगा सोल्यूट्स को, ताकि वो मूव करें फ्रॉम अ हायर डेंस एरिया टू लोअर डेंस एरिया, ठीक है ना। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आई एम सेइंग कि आपका 2 जो सोल्यूशन है इट इज मोर डेंस, ठीक है, वो यहाँ तक है, आई एम सेइंग इसका लेवल ये, एंड द वन नंबर सोल्यूशन इज हेयर, so second one is more dense, this is more dense as compared to 1, ठीक है।
सो दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहता है इक्वल इक्वल होना चाहिए, बट ये तो इम्बैलेंस हो गया। अगर इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा, द टू सोल्यूशन ड्राइव सल्यूट, सल्यूट्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मूव, और कहाँ जाएंगे, हायर डेंस एरिया टू लोअर डेंस एरिया। लोअर डेंस एरिया से क्या, ये मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट क्या करेगा, आपको इक्विलिब्रियम देगा। कब जाके रुकेगा, जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा। जैसे ही दोनों का लेवल सेम हुआ, ये क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अब अटेन हो चुका है, तो इम्बैलेंस नहीं है। तो अगर आपका कभी ऐसी कंसंट्रेशन हुई जहाँ पे ग्रेडियंट हुआ, जहाँ पे डिफरेंस हुआ, जहाँ पे इम्बैलेंस हुआ, जहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, वहां पे आपकी क्या होगी बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। फाइन। नेक्स्ट इज योर बल्क ट्रांसपोर्ट। सो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है, बल्क मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जाते हैं, मतलब प्रोटीन जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोटीन जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं, और व्हेन एंटर्स इन एंड गोज आउट। तो अगर इस तरह का होगा तो बल्क ट्रांसपोर्ट है। बेटा यहाँ पे जहाँ हमने एक्टिव पढ़ा था, तो एक्टिव में बोला था अमाइनो एसिड, मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे हिस्से हम लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पे पूरा प्रोटीन जाएगा, तो दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द बल्क ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे भी एटीपी यूज होता है, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट जब इतने बड़े बड़े लेके जाएगा, तो यहाँ पे भी एटीपी यूज होता है। मैंने क्या बोला, एक्टिव में एटीपी चलता है, ठीक है। यहाँ एटीपी, नो एटीपी पैसिव में, एंड यहाँ पे एटीपी चलता है। फाइन। सो नेक्स्ट इज योर फर्स्ट विल स्टार्ट विथ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। So passive transport involves two processes. As we have discussed earlier that for the active transport we have these criteria. Fine. So for the passive transport we will start first. Fine. So passive transport में two processes होते हैं। पहला होता है diffusion, हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होता है रोल। सो डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब वही मेम्ब्रेन में अगर कोई चीज आपकी ज्यादा है और दूसरी जगह आपकी कम है, तो यहाँ पे वो मूवमेंट दिखाएगी। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता। ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर। अब ड्रॉप ऑफ इंक में क्या होता है कि अगर आपका वाटर इतना है, एंड इफ यू आर ड्रॉपिंग अ ड्रॉप ऑफ इंक, ये इंक की ड्रॉप है, तो जब वो वाटर की सरफेस को टच करेगी तो उसे इतने एरिया पे ही गिरेगी, है ना। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि आपका जो पूरा वाटर होता है वो कलर्ड होता है। सपोज आई एम ड्रॉपिंग रेड कलर इंक, है ना, रेड कलर की मैंने इंक ड्रॉप करी है। जैसे वो वाटर को टच करेगी तो इतना एरिया में होना चाहिए था ना, यही एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन हुआ, है ना। हाई कंसंट्रेशन मतलब कि यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन था, इंक में भी हमेशा आपका सॉल्वेंट होता है कि जिसमें वो रंग सोल्यूट घोला हुआ था, तो वो कंसंट्रेटेड था। जब आपने उसको ड्रॉप करा तो वाटर के सरफेस पे आकर जैसे ही उसने उसको टच करा तो इतने एरिया पे हायर कंसंट्रेशन था, तो दे स्टार्टेड मूविंग टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन क्या थी बेटा, लोअर कंसंट्रेशन वो थी जहाँ पे इंक थी नहीं, तो वो हमेशा कोशिश करेगा क्या, फैल जाने की, ठीक है। फैल जाने के बाद क्या होगा, आपको पूरे वाटर के अंदर रेड कलर दिखेगा, बट वो क्या होगा, अब डाइल्यूटेड होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यहाँ पे जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि हर एक एरिया में आपको रेड कलर की इंक दिख रही है, उस टाइम उसका डिफ्यूजन विल बी स्टॉप। बट आई एम सेइंग कि जब आपको ऐसा दिखेगा कि वाटर में हर जगह आपको रेड इंक दिखती है, उस वाटर का कलर रेड हो चुका है, देन डिफ्यूजन विल स्टॉप। फाइन। So now another example is fragrance of a perfume in a room, ठीक है। अगर हम एक रूम के कॉर्नर पे परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, तो हर एंड पे आपको वो परफ्यूम की फ्रेगनेंस आती है। कैसे कि आपके जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो अगर रूम में पहले देखते तो वहाँ पे कोई फ्रेगनेंस नहीं थी, बट अगर जहाँ पे जिस साइड पे आप
फ्रेगनेंस को स्प्रे कर रहे हैं, वहाँ पे एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन है, देन इट विल ट्रैवल टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। धीरे धीरे पूरे रूम में आपको वो फ्रेगनेंस आएगी। लूकवार्म वाटर एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट बेटा ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अगर ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आप लूकवार्म वाटर थोड़े से गर्म पानी में डालेंगे तो पूरा आपका जो सोल्यूशन बनेगा, जो भी आपके बीकर और वाटर में और क्रिस्टल्स का इसमें बनेगा, वो पूरा ब्लू कलर बन जाएगा। वो सारे क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो जाएंगे जल्दी से। इन अ सेल गैसेस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि आपके फूड में से एटीपी बनना, ठीक है। फूड बिल्कुल टूट जाएगा, फूड में से सारी एनर्जी बाहर आ जाएगी। ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पर इसमें आपको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी, गैसेस कैसे आएंगी? बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो गैसेस आएंगी कहाँ पे? रेस्पिरेशन के लिए। कहाँ पे आएंगी? माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या है? एक ऑर्गेनेली, वो कहाँ मिलेगी? सेल के अंदर। वहाँ क्या होगा? एटीपी बनेगा। बट वो शुरुआत तो तभी होगी जब भी कोई गैस आएगी। वो गैस क्या है? O2, ठीक है। तो वो कैसे आएगी? बाय डिफ्यूजन, ठीक है। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है कि CO2 कंसंट्रेशन इज हायर देन आउटसाइड अ सेल, ठीक है। आई एम सेइंग ये आपका एक सेल है, रेस्पिरेशन है, यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ब्लड वेसल में O2 ज्यादा है, ठीक है। ये लंग से आ रही है, यहाँ पे O2 ज्यादा है, एंड यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। जब भी रेस्पिरेशन होती है बेटा, आपका खाना टूटता है, एटीपी बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट लास्ट में बचता क्या है? CO2। CO2 क्या है? वेस्ट, जिसको आपने बॉडी से बाहर निकालना है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने भी पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन होती है, कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट और CO2 बाहर निकलता है। तो यहाँ रेस्पिरेशन में वो CO2 बन चुका है। अब जब हम कंपेयर करते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन रेस्पिरेशन जो पहले हो चुकी थी, अभी एक स्टेप पहले हुई है, उसमें CO2 बन चुकी है। CO2 कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। एंड O2 की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ब्लड में ज्यादा है। तो हमने पढ़ा था डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन ऑक्सीजन और CO2 का नहीं होता आपस में, ये अपने आप में करते हैं। वो देखते हैं, ऑक्सीजन देखेगा, अच्छा मैं यहाँ ज्यादा हूँ, मेरी कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, बट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, तो वो क्या करेगा? डिफ्यूज, इट विल डिफ्यूज इनटू द सेल, ठीक है। और CO2 ये देखेगा कि मेरी कंसंट्रेशन इन द सेल इज हाई, बट इन द ब्लड CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो इट विल मूव इनटू द ब्लड, ठीक है। मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 कंसंट्रेशन इज हायर देन द आउटसाइड अ सेल। आउटसाइड अ सेल मतलब जो भी मटेरियल आपका यहाँ पे सेल में पड़ा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है यहाँ पे, मतलब सेल के बाहर का मटेरियल जो भी है, जितने भी यहाँ पे, चाहे कोई और सेल पड़ा हो, ठीक है, कोई और सेल है, इसको मतलब अभी अपने आप से है या ब्लड जा रहा हो, तो वो ये देखेगा कि CO2 की कंसंट्रेशन मेरे पास ज़्यादा है, बिकॉज मेरी रेस्पिरेशन हो चुकी है, मैंने एनर्जी बना दी है, अब मैं एक फेस प्रोडक्ट हूँ। तो वो देखेगा कि आसपास क्या ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं मिलती, उसकी कंसंट्रेशन उस सेल के अंदर ज़्यादा है, इसलिए वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या देखती है कि मेरी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है बट सेल के अंदर कम है, इसलिए वो डिफ्यूज इन मतलब अंदर चली जाती है। अब ये जो O2 अंदर जा रही है, ये हेल्प करेगी नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक और साइकिल होगी किसकी? रेस्पिरेशन की। फिर वो दोबारा से एटीपी बनाएगा, फिर एटीपी जब बन जाएगा तो फिर लास्ट में फिर आपके पास CO2 होगी, फिर ये CO2 फिर बाहर जाएगी, इतने में लंग्स आपको फिर से O2 दे देगा, वो O2 फिर अंदर आएगा, फिर O2 फिर से यूज होगा आपके रेस्पिरेशन में, फिर एटीपी बनेगा, लास्ट में फिर CO2 हो जाएगा। तो इस तरह से वो साइकिल चलती रहती है, राइट। सो व्हाट आई हैव सेड कि आपको हमेशा डिफ्यूजन की ज़रूरत तो रहती है, और हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो वर्क होगा बेटा वो डिफ्यूजन ही कर रही है, फाइन। एंड जो डिफ्यूजन होती है वो डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक, जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, कि क्या उसमें मोशन है ऑफ अ मॉलिक्यूल डिफ्यूजिंग, ठीक है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल में एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो हिल सकती है, वो अपनी जगह से मूव कर सकती है, ठीक है, तो डिफ्यूजन जल्दी होगा। अगर उसमें मोशन नहीं होगा तो उसमें डिफ्यूजन
धीरे धीरे होगा। फाइन। द ऑक्सीजन इज हाई आउटसाइड, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे, एंड इट इज यूज बाय सेल फॉर एटीपी फॉर्मेशन, सो इट विल डिफ्यूज इनसाइड द सेल। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द easiest way to understand what I have just told you. So here you can see works on diffusion, works on concentration gradient. मैंने आपको बताया था कि इम्बैलेंस है, दो जगहों में इम्बैलेंस है, कि एक जगह ज़्यादा एक जगह कम है। अगर मैं बात करती हूँ सेल की, तो मोर CO2 इनसाइड, है ना, इनसाइड द सेल यू हैव मोर CO2 एंड लेस O2। फाइन। अगर ऐसा होगा, आपको एटीपी बनानी है, तो क्या होगा, CO2 तो बाहर जाएगी एंड O2 विल डिफ्यूज इन। फाइन। द फंक्शंस ऑफ डिफ्यूजन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एज आई टोल्ड यू ना, जो इंक वाला एग्जाम्पल था कि इंक पूरा फैलना चाहती है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इक्वल, वो चाहती है कि हर एक एरिया में मैं इक्वल हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो, ये नहीं कि एक जगह ज़्यादा हो एक जगह कम हो, ऐसा नहीं कि एक जगह 90% एक जगह 10%, ऐसा नहीं, पूरे सोल्यूशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल इक्वल हो। ठीक है, डिसोल्यूशन इज पॉसिबल, बट डिसोल्यूशन डिसोसिएशन है ना, डिसॉल्व करना अलग होता है, मतलब घोलना। डिसोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि आपका वाटर है, वाटर में आपने डाला है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है बेटा, Na, सॉल्ट इज NaCl। ठीक है, सॉल्ट इज योर NaCl। ठीक है, सो Na इज योर सोडियम एंड Cl इज योर क्लोरीन। ठीक है, तो जैसे ही आप पानी में डालते हैं, पानी इस आयन को तोड़ देता है। ठीक, कैसे, ये बनाता है Na, ये बनाता है Na पॉजिटिव, ठीक है, एंड Cl नेगेटिव। लेकिन पहले ये क्या था, NaCl। ठीक है, तो इस NaCl को तोड़ना इज पॉसिबल इन डिफ्यूजन। ठीक है, आप पानी में जब किसी सोल्यूट को डालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl आपने डाला, तो पानी में डालते ही इसके डिसोल्यूशन हो गया, मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द आयंस। आयंस मतलब कोई चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, चार्ज बॉडी इनकी बन गई है। फाइन। हेल्प्स इन पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में कैसे, देखिए आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को ना वो आपके जो फ्लावर्स के पास आते हैं, तो कोई तो अट्रैक्ट करता है ना, कोई तो उनको फ्रेगनेंस आती है उनकी फ्लावर्स की, तो वो हवा में आती है, हवा से जैसे फ्लावर के आसपास वो फ्रेगनेंस ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे जैसे वो एयर के मॉलिक्यूल के साथ ट्रैवल करेगी, कहाँ पे, जहाँ पे वो फ्रेगनेंस कम है, तो कोई इंसेक्ट होगा, अगर उसको वो अट्रैक्टेंट, वो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ अब मिल जाएगी, तो वो पॉलिनेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल के साथ वो फ्रेगनेंस फैली है, तो ये तो वही होगा डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। देन ट्रांसपीरेशन। ना व्हाट अबाउट ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जैसे आपके वेपर्स बनते हैं, फाइन, जैसे आपके वेपर्स बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप ट्रांसपीरेशन का पहले मतलब क्या होता है, ट्रांसपीरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, अब लीफ में क्या, जैसे स्टोमेटा के पास आपका वाटर जाता है, मीसोफिल सेल्स होते हैं कुछ लीव्स के अंदर, वहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द एयर स्पेसेस। ठीक है, आउट ऑफ द स्टोमा। ठीक है, स्टोमेटा जो आपका है, स्टोमेटा आपके हमने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में, स्टोमेटा ऐसे होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा से वाटर बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा था और टेम्परेचर अंदर सेल के जो ये सेल्स थे लीफ के और ट्री के या प्लांट के अंदर टेम्परेचर क्या था, लो था। अब वो मेंटेन करने के, वही हीमोस्टैसिस तो हमने पढ़ा था, हीमोस्टैसिस के बारे में पहले भी, है ना। तो मैंने बोला कि अगर आपका स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर से कुछ वेपर्स निकल रहे हैं, अब ये वेपर्स निकलेंगे, ये क्या होंगे, ये हैं गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में इन वेपर्स का जो कंसंट्रेशन है वो तो कम है, और जो लीफ के आसपास का जो भी एरिया वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, दैट विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग, मतलब इन्वायरमेंट में वो वेपर स्टार्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के मतलब
वो फैलने की कोशिश करेंगे। फिर हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और इन्वायरमेंट के पास लो कंसंट्रेशन है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए दे विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग, फैलने की कोशिश करेंगे। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे CO2 एंड O2 की एक्सचेंज होता है। ठीक, फाइन। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माय लेक्चर फॉर द डिफ्यूजन। सो next we'll study about the another process, that is osmosis. Fine.